प्यारे बच्चों, फिर एक बार से आपका स्वागत है हमारी जीवन क्लासेस में। मैं आपका अपना सर अंकित कुमार एक बार से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी जो शेष पाठ रह गया था हमारा 9th का चैप्टर नंबर 2 जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, उसमें शेष जो बचे हुए टॉपिक हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या है कि जो आप नोट्स बना रहे हैं उनका पढ़ने से पहले रिवीजन कर लीजिए। और आपकी सबसे बड़ी शिकायत ये रही है कि आपने लाइक व शेयर व कमेंट ऑप्शन का यूज कम किया है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। तो इसके साथ मैं आपका एक बार से अध्ययन के लिए तैयार हूं। तो बच्चे शुरू करते हैं। तो आपकी जो पॉइंट चलेगा ये चलेगा कि किसी हम वहां पर क्या पढ़ चुके थे, किसी ठोस में से हम द्रव्य को जो मतलब अलग करने की विधियां हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हमारी एक नेक्स्ट हेडिंग आती है किसी अशुद्ध नमूने, किसी अशुद्ध नमूने में से क्या करना, में से कॉपर सल्फेट को अलग करना, में से कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करते हैं। तो देखिए किसी अशुद्ध नमूने में से आप कॉपर सल्फेट को कैसे अलग करेंगे, इसके लिए हम प्रयोग करते हैं और उसी आधार पर हम अपनी पूरी परीक्षण के द्वारा निष्कर्षों पे पहुंचते हैं। तो देखेंगे आप पूरा क्रम रूप से किस तरीके से हम किसी अशुद्ध नमूने में हमें कॉपर सल्फेट मिला हुआ है, तो कॉपर सल्फेट को हम किस प्रकार से वहां पर पृथक करेंगे। तो हमारी जो हेडिंग चल रही थी वो चल रही थी किसी ठोस में से जो उसके अवयवी कण उनको कैसे पृथक करते हैं। उसी क्रम में हम अब कॉपर सल्फेट को पृथक करना सीखेंगे। देखिए मान लीजिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक चीनी मिट्टी का प्याला जो हम अपने दैनिक जीवन में चाय पीने के लिए उपयोग करते हैं वह चीनी मिट्टी का होता है। तो चीनी मिट्टी का प्याली लेकर इसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को न्यूनतम पानी में घोल देते हैं। यानी पे यहाँ पर हम क्या करते हैं, पानी लेकर 5 ग्राम क्या करते हैं, इसमें 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को न्यूनतम पानी में घोल देते हैं। न्यूनतम मतलब कम से कम पानी लेकर क्या होता है, इसमें जो अशुद्ध जो अविलेय अशुद्धियां होती हैं उनको छान कर अलग कर देते हैं। जो यहाँ पर जो इसमें जो अशुद्ध जो होंगी उनको अलग कर देंगे और इसके साथ ही इसका संतृप्त विलयन बनाने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के विलयन में वाष्पीकृत कर देते हैं। तो संतृप्त विलयन इसका बन जाए। कल मैंने आपको बताया था संतृप्त का मतलब है किसी विलयन में किसी विलयन के विलायक में विलय की वह अधिकतम मात्रा, विलय की वह अधिकतम मात्रा जब वह घुलना बंद कर देता है तो जो बचा जो घुलने की जो अंतिम प्रवृत्ति होती है, यानी जहां तक जिस विलायक में विलय घुल सकता है तो वह उसकी संतृप्तता कहलाती है। तृप्तता का मतलब होता है उसमें विलय की मात्रा को और अधिक न घोला जा सके, क्योंकि आप जानते हैं विलयन 2 भागों से मिलकर बनता है, विलय प्लस विलायक से। जब विलय घुलना बंद कर देता है तो इस प्रकार विलयन की संतृप्तता पूर्ण हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, इस कॉपर सल्फेट के विलयन को इस संतृप्त बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके घोल को वाष्पीकृत कर देते हैं। अर्थात तो इसको गर्म करके हम उसके क्वथनांक से लेकर इसको इतना गर्म करते हैं कि वह उच्च रूप से क्या हो सके, उच्च रूप से वाष्पीकृत हो जाए। अब इस विलयन को छानक पत्र से ढक देते हैं। इस विलयन को क्या करेंगे, एक छानक पत्र लेंगे जिसके द्वारा ढक देंगे। कमरे के ताप पर दिन भर ठंडा होने के लिए शांत रख देते हैं। हम क्या करेंगे, इसे कमरे के ताप पर जो नॉर्मल तौर पर ठंडा होने के लिए इसको आसानी से छोड़ देते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्याली से प्राप्त करेंगे। जब आप इसे पूरे दिन इसको ठंडा रखने के लिए छोड़ देंगे तो नीचे हुए जो चीनी मिट्टी के प्याले में जो नीचे बचे हुए क्रिस्टल होंगे वह कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें क्या होता है, कुछ पदार्थों के क्रिस्टल आसानी से उनको क्रिस्टलीकरण करके क्या करते हैं, उनको ठोस पदार्थ के नमूने से अलग कर लिया जाता है। तो इसी तरीके से क्रिस्टलीकरण का सबसे ज्यादा जो दैनिक जीवन में आप प्रयोग करोगे बच्चों वो नमक के रूप में करते हैं। आप दैनिक जीवन में नमक या फिटकरी आदि कणु देखते हैं तो वो वास्तव में क्या होते हैं, हमारे क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टल का अध्ययन आप विस्तृत तौर पर आगामी कक्षाओं में करोगे। सिर्फ आप क्रिस्टल के द्वारा किस प्रकार से ठोसों को अलग करते हैं इसकी विधि का अध्ययन ही अपने स्टैंडर्ड तक रख सकते हैं। तो देखिए इसी की तरीके से हमारे शुद्ध करने की जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें एक अगली विधि आती है, शहरों में पीने के जल को कैसे शुद्ध किया जाता है। शहरों में पीने के जल को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो देखिए इसके लिए हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं तो उसके द्वारा समझेंगे किस तरीके से हम शहरों में पीने के जल को शुद्ध करते हैं।
शहरों में क्या होता है, जो पीने योग्य जल होता है वो कहाँ मिलता है, आपका सीवर या वहां पर जो पाए जाने वाले स्रोत होते हैं वह बहुत ही अशुद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में उनको शुद्ध करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के चरणबद्ध प्रक्रमों द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। तो देखिए उन चरणों का हम क्रमागत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम क्रम फर्स्ट लेते हैं। शहरों में पीने के जल की आपूर्ति कहां से की जाती है? जो शहरों में जो पीने के जल की आपूर्ति है वह सीवर या अन्य आसपास के जो अशुद्ध पेय पदार्थ के जो स्रोत होते हैं उनको शुद्ध करके किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में उनको शुद्ध करने के लिए सबसे पहले जो प्रोसेस रहती है, सबसे पहले हम अपना एक डायग्राम आपके सामने रखते हैं जो आपकी बुक दी हुई है और उसमें से उसको आसानी से समझ लेते हैं। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले क्या होता है, जो जल भंडार है आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले जल भंडार होता है। इसको क्या करते हैं, जो बहुत हल्के तौर पे शुद्ध करने के लिए तलछटी में जो मोटी मोटी अशुद्धियां हैं उनको बैठने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तलछट टैंक में उसको प्रवाहित करते हैं। जैसे ही वह तलछट टैंक में क्या हो जाएगा, उसका जो विलयन है उसमें जो मोटी मोटी अशुद्धियां हैं, जो ठोस पदार्थ हैं वह उसकी तलछटी में बैठ जाते हैं। इसके द्वारा उसको बाहर टैंक में गिर दिया जाता है, क्योंकि बाहर टैंक में जो बची हुई निलंबित अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि निलंबन क्या करता है, जो उसके पश्चात जो अशुद्धियां बची हुई हैं वह निलंबित होकर नीचे बैठ जाती हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे आसानी से, देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो बचा हुआ है क्या नाम है आपका, छानक टैंक, इसमें घेर देते हैं। छानक टैंक में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि जो मोटे मोटे पत्थर, कंकड़ और अन्य प्रकार की बारीक बालू होती है उसको क्या करते हैं, हम उसके बीच में भर देते हैं। जैसे ही आप इसको जल प्रवाहित करोगे तो प्रवाहित हुए जल शुद्ध करके क्या कर देता है, उसे आगे भेज देता है। और इसी आकार में हम सबसे अंत में अपना एक कक्षक रखते हैं जिसको कहते हैं हम बैक्टीरिया मारने वाला क्लोरीकरण कक्षक। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के ऐसे रसायन मिलाते हैं जैसे कि क्लोरीन वगैरह, जो इसमें से बैक्टीरिया को मारकर शुद्ध पेय पदार्थ को हमें अंतिम स्टेज पर प्राप्त कर दिया जाता है। तो देखिए इस स्थिति में हम सबसे पहले इन प्रकार के परिवर्तन को पढ़ने के लिए हम एक पूरा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पाठ 1 में समझाया था कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन का ही रूप होती हैं। बिना परिवर्तन के आप अभिक्रिया संपन्न नहीं कर सकते। तो जो परिवर्तन है वही प्रकृति का नियम होता है। किसी भी बिना परिवर्तन के कोई भी हमारा प्रक्रम या कोई भी दैनिक अभिक्रिया कभी भी संपन्न नहीं हो सकती। तो ऐसी स्थिति पर जैसे कि आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रक्रम देखे होंगे, जैसे कि बर्फ का पिघलना। एक साधारण सा प्रक्रम और लें हम, जैसे कि दूध का जमना, अर्थात दूध का दही बनना भी क्या है, एक परिवर्तन है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी प्रोसेसों का प्रयोग करते हैं जो परिवर्तित होकर हमारी उपयोगी अवस्थाएं हमारे सामने आती हैं। तो देखिए जो परिवर्तन होता है वह 2 प्रकार का होता है। मैं आप सभी को बार बार कहना चाहूंगा, इन परिवर्तनों को आप ध्यान रखिए, क्योंकि आप हर केमिस्ट्री में आने वाले हर दूसरे टॉपिक में इन परिवर्तनों के द्वारा ही अपनी अभिक्रियाओं के अध्ययन करोगे। तो कृपया ध्यान दीजिए। सबसे पहले आता है भौतिक परिवर्तन। बार बार आपको बहुत सारी अभिक्रियाओं में पढ़ना पड़ेगा कि भौतिक परिवर्तन के फलस्वरूप ही आने वाली अभिक्रिया। देखिए प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन। तो देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है, समझेंगे इस बात को। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण मतलब जिनमें सिर्फ रंग रूप आकार में परिवर्तन होता है, अर्थात ऐसा परिवर्तन जो आकार रंग व अवस्था में होता है। किसमें होता है, आकार रंग अवस्था में परिवर्तन होता है। अर्थात जब आकार में, रंग में और अवस्था में जो परिवर्तन होता है वह किस रूप से होता है, अस्थायी रूप का होता है। किस अवस्था का परिवर्तन होता है, अस्थायी परिवर्तन होता है। अर्थात उसमें जो पाया जाने वाला परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन, वह कुछ ही समय के लिए रहता है। जैसे कि आपने सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं आप, बर्फ का पिघलना जो है वो क्या है, हमारा भौतिक परिवर्तन। अब जो बर्फ का पिघलना है वो क्या परिवर्तन हो रहा है, अवस्था परिवर्तन। अर्थात बर्फ क्या था, ठोस, अब जो परिवर्तित होकर वो द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट हो गया है, तो जो जल बन गया है उसका पिघल के वो क्या है, द्रव। तो ठोस का द्रव बनना क्या है, अवस्था परिवर्तन। तो ठोस का द्रव बनना क्या है, अवस्था परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो होता है, जो ठोस से द्रव बनना है वो क्या है, अवस्था परिवर्तन। तो ऐसी स्थिति में हम क्या समझेंगे कि जो होने वाले अस्थायी परिवर्तन है आकार में, रंग में और अवस्था में, इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं।
परंतु यह कुछ समय के लिए अस्थायी होते हैं, जैसे कि पदार्थ का गलना, पदार्थ का जमना, ये सभी क्या है, वाष्पन, द्रवण और आसवन और ऊर्ध्वपातन, ये सब क्या है हमारे जो जो हमारे नॉर्मल प्रोसेस हैं, जिनके द्वारा हम अवस्था परिवर्तन करते हैं, रंग परिवर्तन करते हैं या रूप का परिवर्तन करते हैं, ये परिवर्तन हमारे सब क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो एक बार आप इसको मात्र कम संक्षिप्त शब्दों में अपने शब्दों में कहना चाहते हो तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन वास्तव में किसी पदार्थ की रंग, रूप और आकार में पाए जाने वाले अस्थायी परिवर्तन को ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके अलावा हम नंबर 2 परिवर्तन आता है रासायनिक परिवर्तन। क्या आता है बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। देखिए इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए क्या होता है रासायनिक परिवर्तन, जैसे कि हम पढ़ के आए परिवर्तन दो प्रकार का था, एक था भौतिक और एक होता है रासायनिक। तो देखिए दोनों एक जस्ट दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन अपने टॉपिक से ही आवाज दे रहा है, आपको समझा रहा है कि रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक का मतलब है रसायन, अर्थात तो किसी रसायन का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का संरचना व संगठन, किसी पदार्थ की संरचना व संगठन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन। तो जब किसी पदार्थ की संरचना व संगठन में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो देखिए इसको परिभाषा के थ्रू यदि हम समझना चाहें किस प्रकार करेंगे, पदार्थ परिवर्तन जिनमें पदार्थ सदैव बदलकर नए पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए भौतिक में क्या था, जैसे कि मान लीजिए आपका बर्फ पिघलकर किसमें कन्वर्ट हो गया, दोबारा से द्रव में हो गया, लेकिन आप इस द्रव को पुनः जमाएंगे, जो जल है भाई बर्फ पिघलकर किसमें कन्वर्ट हो गया, जल में। यदि आप जल को जमाओगे तो पुनः किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में। तो ये इसमें कोई परिवर्तन होकर नया पदार्थ तो बना नहीं। लेकिन रासायनिक परिवर्तनों में क्या होता है, जब हम कोई रासायनिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन करते हैं तो उससे नए प्रकार के पदार्थों का परिवर्तन होता है। जितनी भी प्रकार की आप रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं वास्तव में वो सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन तो है ही। मान लीजिए कोई अलग प्रकार का पदार्थ लिया NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, आपने इसकी अभिक्रिया कर दी HCl के साथ। तो मान लीजिए यहाँ से जो अभिक्रिया हुई, एक तो जल बना और इसके साथ साथ NaCl नमक बन गया। तो ये जो परिवर्तन के पश्चात नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण हो रहा है, ये किसके फलस्वरूप हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप। और रासायनिक परिवर्तन हमेशा क्या होता है, स्थायी होता है, जबकि भौतिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, अस्थायी होता है। अर्थात तो इसमें क्या होता है, परिवर्तन इस प्रकार का होता है कि आप इसमें जब रासायनिक परिवर्तन करते हो किसी पदार्थ की संरचना में तो हमेशा उसकी स्ट्रक्चर में एक स्थायी बदलाव आता है। अर्थात आप उसे अपनी जो पूर्व अवस्था है, अर्थात मान लीजिए जैसे NaCl और H2O थे, आप इन्हें दोबारा से नए प्रकार के पदार्थों में जो पुराने पदार्थ थे उनमें वापस नहीं ला सकते। तो ऐसी स्थिति में रासायनिक परिवर्तन क्या समझेंगे आप, अर्थात इस प्रकार का परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जब पदार्थ की स्थायी अवस्था में क्या होता है, उसके संगठन में संरचना में परिवर्तन होता है और नए प्रकार के पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। देखिए इसमें जो एग्जांपल लेंगे, जैसे कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग का लगना, ये आपके सामान्य दैनिक जीवन की अभिक्रिया देखी होगी आपने। तो ये जो परिवर्तन है वो कैसा होता है, रासायनिक परिवर्तन। वास्तव में लोहे पर जो जंग लगती है वो वायु और जल की सहायता से लगती है, जिससे फेरिक ऑक्साइड, जल योजित फेरिक ऑक्साइड को ही हम जंग कहते हैं। ये होता है Fe2O3 XS2, ये जो होती है जंग का फॉर्मूला होता है। तो इस तरीके से जो किण्वन होता है या पदार्थ का जलना होता है, किसी पदार्थ को आप जलाते हो, जलने के पश्चात नए प्रकार के पदार्थ का परिवर्तन होता है और उसके पश्चात आप क्या कर सकते हो, पुनः उस पदार्थ को आप प्राप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार से क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन के द्वारा हम पदार्थ की पुनः अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखिए अब हम यहाँ पर शुद्ध पदार्थों का एक पूरा वर्गीकरण या शुद्ध पदार्थों के प्रकारों का एक विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिनको हम कुछ बिंदुओं के साथ करेंगे। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, तत्व या पदार्थ की परिभाषा अभी नहीं समझ रहे हैं तो वह हेडिंग आपके सामने आ चुकी हैं। देखिए क्या होता है, वास्तव में देखा जाए तो शुद्ध पदार्थ है क्या, दोबारा से आप समझ लीजिए। शुद्ध पदार्थ वास्तव में एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सभी प्रकार के कण क्या होते हैं, जिसमें सभी कण समान होते हैं। अर्थात मान लीजिए आपने एक शुद्ध पदार्थ लिया हुआ है तो उसके सभी कण क्या होंगे, आपस में समान होंगे। अर्थात प्रत्येक प्रकार का जो कण होगा वह क्या होगा, दूसरे प्रकार के
कण से क्या रख रहा होगा, बिल्कुल समानता रखता होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने जल लिया हुआ है, तो जल का प्रत्येक कण एक जैसा व्यवहार करेगा, अर्थात कहीं से भी जल को भर लीजिए वह कैसा रहेगा, एक जैसा। तो इस प्रकार क्या कहेंगे हम जल को, शुद्ध पदार्थ कहेंगे। तो शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक ही समान प्रवृत्ति वाले कणों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो देखिए शुद्ध पदार्थों का वर्गीकरण इस आधार पर कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थ, देखिए शुद्ध पदार्थ का एक पूरा हम चार्ट बनाते हैं जिसकी सहायता से उसकी फिर परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ, सबसे पहले हम देखते हैं पदार्थ, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पदार्थ, और फिर इस वर्गीकरण में परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो शुद्ध पदार्थ आपका दो भागों में हो गया, एक हो गया शुद्ध पदार्थ और एक हो गया बच्चों शुद्ध पदार्थ के अलावा अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण। क्या हो गया, अशुद्ध मिश्रण। शुद्ध पदार्थ को क्या कहेंगे, मिश्रण। तो देखिए यहाँ पे शुद्ध पदार्थ आप दो भागों में बांटेंगे हमेशा, एक तो होगा आपका तत्व और एक होगा यौगिक। क्या होगा, एक तो तत्व और दूसरा होगा बच्चों यौगिक। मिश्रण आपको बता दिया बच्चों, ध्यान से आपने समझ लिया है। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण आपको समझा दिए गए हैं डिटेल में। इसी तरीके से जो तत्व होता है हमारा वो तीन भागों में वर्णित होता है, एक तो होता है आपका धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। तो देखिए आपने इस वाले टॉपिक का अध्ययन आप आसानी से कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जो बचे हुए अपने शेष भाग है शुद्ध पदार्थ को भी हम पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पे जो बचा हुआ शेष भाग है उनकी परिभाषाओं और उनके बारे में अध्ययन को अब जारी रखेंगे। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को ध्यान रखिए, क्योंकि यही चार्ट आपके पदार्थों के वर्गीकरण को आसानी से स्पष्ट करता है। तो जैसे कि हम बता रहे थे आपकी, जैसे हम पढ़ेंगे तत्व, जैसे कि शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा हमने, तत्व और यौगिक, और तत्व भी तीन भागों में बट गया, एक तो धातु, अधातु और उपधातु। तो देखिए सबसे पहले तत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमेशा तत्व और परमाणु में बना रहता है। तो इस स्थिति में नेक्स्ट पार्ट में जो है आप उसको और ज्यादा क्लियर कर लोगे। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर तत्व को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए तत्व क्या होता है बच्चों, तत्व वह पदार्थ है, भाई तत्व क्या है, पदार्थ का वह भाग है जो रासायनिक प्रक्रियाओं में भाग तो लेता है, परंतु उसको अन्य सूक्ष्म सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात आप दोबारा से समझेंगे, तत्व वह पदार्थ है, तत्व क्या है, पदार्थ का एक भाग है। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, हमारी जो मॉडर्न वो है सारणी उसके अकॉर्डिंग। तत्व वह पदार्थ है जो मूल रूप से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो मूल रूप से साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जो साधारण रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में, अर्थात अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप दूसरे वाले पार्ट को पढ़ेंगे उसमें आपको पता पड़ जाएगा कि तत्व को वास्तव में विभाजित तत्व क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु के भी अन्य तत्व होते हैं, ये चीज आप पढ़ेंगे। लेकिन आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, अर्थात तत्व पदार्थ का वह भाग होता है जिसे साधारण रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात आप कोई भी ऐसी साधारण अभिक्रियाओं को लेकर इस जो हमारा जो तत्व होता है उसको आसानी से तोड़ नहीं सकते, अर्थात उसके सरल तत्वों में विभाजित नहीं कर सकते। इस प्रकार के पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे कि हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है हमारे, ये सब क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब फास्फोरस, ये क्या होते हैं, हमारे तत्व होते हैं। तो देखिए तत्व को हमने तीन भाग पढ़े थे, तत्व के कितने भाग पढ़े थे बच्चों में, तीन भाग। तो जैसे कि तत्व क्या होता है, धातु, क्या होता है, धातु, एक होता है अधातु और एक होता है आपका उपधातु। देखिए धातु क्या होता है, सबसे पहले हम इसी को अपना पॉइंट की हेडिंग बनाकर अध्ययन करते हैं। धातु क्या होता है, देखिए धातु जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धातु तत्व कहलाते हैं। अर्थात यदि रासायनिक स्ट्रक्चर के तौर पर आप उनकी परिभाषा देखते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था तत्व किससे मिलकर बना होता है, परमाणुओं से। अब परमाणुओं में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही आपकी पूरी बेस्ड थ्योरी होती है। अतः आपको जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जितना ज्यादा जान पाएंगे उसी हिसाब से आप अपने केमिस्ट्री को मजबूत कर पाएंगे। तो क्या होते हैं धातु, वे पदार्थ हैं, धातु क्या है, वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं।
धातु वे तत्व हैं, पदार्थ मतलब क्या हो गया तत्व, धातु वे तत्व हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उनको हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि Na होता है सोडियम, कॉपर, लोहा, पोटेशियम, सोना, चांदी, ये सब क्या होते हैं, हमारे धातु होते हैं। और देखिए साधारण तौर पर धातुओं को लक्षण द्वारा भी हम स्पष्ट करते हैं। मान लीजिए आप यदि रासायनिक प्रोसेस, यदि रासायनिक क्वालिटी जैसे कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर उनको नहीं समझना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं, उनको साधारण क्वालिटी के द्वारा भी पहचान सकते हैं। तो एक अभी हमने परिभाषा की थी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं उनको धातु कहते हैं। यदि आप उनको लक्षणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहो, यदि आप उनको लक्षणों के द्वारा स्पष्ट करना चाहते हो तो देखिए धातुओं के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। ये सामान्यतः ठोस होते हैं, ये क्या होते हैं, सामान्यतः ठोस होते हैं। अर्थात ज्यादातर आपको धातु जो मिलेंगी वो कैसे पाई जाएंगी प्रकृति में, ठोस अवस्था में। परंतु मरकरी को छोड़कर, मरकरी होता है पारा, पारा एक धातु है और किस अवस्था में पाई जाती है साधारण ताप पर, द्रवीय अवस्था में। तो ध्यान रखना है आपको, सिर्फ पारा यानी मरकरी को छोड़कर ही सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और ये क्या होती है, हमेशा चमकीली होती हैं। इनमें क्या गुण पाया जाता है, चमकीली होती हैं। ये ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात यदि आप इनमें ताप और विद्युत का प्रवाह करोगे तो यह उसका क्या करेंगे, उसका आसानी से चालन कर लेती हैं। ये तन्य होती हैं, तन्य का मतलब इनके आसानी से तार खींचे जा सकते हैं। तन्य का मतलब क्या होता है बच्चों, इनका आसानी से तार खींचा जा सकता है। ये एकघात वर्धनी होती हैं ना, इनकी पीट कर चादर बनाई जा सकती है, अर्थात इन्हें पीट कर आप आसानी से क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। अब देखिए नंबर 2 पॉइंट चलेगा हमारा अधातु। क्या चलेगा, ए धातु। तो ए धातु का मतलब क्या है, ए मीन्स नहीं और धातु मीन्स जो धातु ना हो, उसको क्या कहेंगे हम, अधातु। तो देखिए हमने वहां पे धातु में क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, हम उनको अधातु कहते हैं। ये तो इसकी रासायनिक स्ट्रक्चर के तौर पर परिभाषा, अर्थात रासायनिक गुणधर्म के आधार पर परिभाषा। जबकि यदि आप उनके सामान्य गुणधर्मों में लक्षणों के द्वारा पहचानना चाहो तो जस्ट ठोस जो है उनका जो धातु है उनका उल्टा कर दीजिए। जो चमकीली होती है तो यह चमकीली नहीं होती हैं, वह ज्यादातर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, तो ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, ठोस द्रव गैस में पाई जाती हैं। और इसी के आधार पर ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, अर्थात ताप और विद्युत इनमें आसानी से प्रवाह नहीं होता है। इसके अलावा ये भंगुर होते हैं, अर्थात आसानी से फूट जाते हैं तथा इनके रंग क्या होते हैं, यह विभिन्न प्रकार के रंगों के पाए जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, हम अधातु कहते हैं। लेकिन इनमें जो एक लास्ट पॉइंट बचता है वो बचता है आपका उपधातु। ज्यादातर हम उपधातुओं में कंफ्यूजन रखते हैं, लेकिन हम इनको बहुत आसानी से अब समझेंगे। क्या होता है उपधातु। कुछ धातुएं क्या होती हैं, उनमें धातु व उपधातु दोनों के कॉमन गुण पाए जाते हैं, अर्थात थोड़ा सा में धातु का गुण पाया जाएगा, थोड़ा सा उपधातु का। अर्थात धातु व उपधातु के बीच के जो गुणधर्म जिनमें पाए जाते हैं, धातु और अधातु के बीच के जो गुणधर्म पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, हम उपधातु। क्या कहते हैं बच्चों, उपधातु। जैसे कि बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बिस्मिथ, एंटीमनी, ये सब क्या होते हैं, ये सब अधातु होते हैं, उपधातु होते हैं। तो आप समझ चुके होंगे, हम पूरे तत्वों का वर्गीकरण और तत्व समझ चुके हैं। अब हमारे पास शुद्ध पदार्थों का एक और टाइप बचा था जिसको कहते हैं हम यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि आने वाले सभी आगामी कक्षाओं और अपने आगामी चैप्टर और आगामी नॉलेज में आप सभी देखेंगे कि हम विभिन्न तरीके के और ज्यादातर किसके बारे में, ज्यादातर यौगिकों के बारे में ही पढ़ते हैं और उनसे संबंधित गुणधर्मों का अध्ययन ही करते हैं। तो आपको यौगिक की परिभाषा बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए और उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज रखने चाहिए। तो देखिए क्या होता है, यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करते हैं, देखिए बिल्कुल स्पष्ट परिभाषा रहेगी आपकी, 2 या 2 से अधिक तत्व
तत्व एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करते हैं। एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, वह क्या कहलाता है? हमारा यौगिक कहलाता है। अब समझिए, मान लीजिए कोई इस प्रकार का एक मतलब आपको मिश्र पदार्थ लेना है जिसमें आप क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, लेकिन मिलाते कैसे हैं? रासायनिक नियमों के द्वारा, अर्थात उनका जो योग होगा वह हमेशा कैसा होगा? रासायनिक नियम के आधार पर उनका हम योग करेंगे। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है H2O। तो H में उसमें जल में कितने, ये क्या है? जल का फॉर्मूला है, आणविक फॉर्मूला। तो जल में हाइड्रोजन के कितने अनुभाग ले रहे हैं? 2 अनुपात। और ऑक्सीजन का कितना भाग ले रहा है? 1 अनुपात में। इस तरीके से हमेशा जल का जो अनुपात रहेगा वह 2 अनुपात 1 रहेगा। तो क्योंकि हमने कहा क्या था? निश्चित अनुपात। और इसी आधार पर किस अवस्था में जुड़े हुए हैं? रासायनिक नियम क्रम के आधार पर। आप इनका वर्णन पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने एटम की स्ट्रक्चर पर अपना योग किया हुआ है, अर्थात किस तरीके से इनके परमाणु आपस में जुड़ते हैं। इनका अध्ययन आप आगामी कक्षाओं में करेंगे। और इसी के साथ हम क्या समझते हैं कि जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक, इस तरीके से और भी बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कि C6H12O6, ये क्या होता है? हमारा फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज और ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। तो इसमें क्या 3 तत्वों ने भाग लिया हुआ है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। इस तरीके से आपका पाठ समाप्त होता है। एक बार पुनः मिलेंगे हम आगामी कक्षाओं में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।